अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह ताला अपने पाकिस्तान स्टडीज़ के सिलेबस 1 से स्टार्ट करें, विच इज़ पेपर 1। पेपर 1 आपका होता है बेसिकली हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। पेपर 1 क्या है मेरे पास? पेपर 1 क्या है? हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम मेनली हिस्ट्री के नाम से कहते हैं। अब ज़रा पेपर डिटेल से बात करना है हमारा। जो आपका पेपर है उसके बारे में थोड़ी सी बात अगर करते चले हम, तो आपके पेपर में आपके पास 1 आवर 30 मिनट्स ड्यूरेशन है आपके पेपर का। नंबर 2, आपका पेपर 75 मार्क्स का होगा। अब वो पेपर में 3 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड होंगे। आउट ऑफ 5 कितने क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में? आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे 3, सॉरी आपके पेपर में 5 सवाल आएंगे। उसमें से आपको करने कितने होंगे? उसमें से आपको 3 करने होंगे। तो इससे क्या दायर होता है कि ईच क्वेश्चन, अच्छा पहले बताओ कौन से 3 करने हैं। क्योंकि हिस्ट्री में इसका होता है कि पेपर 1 जो है आपका, उसमें आपको ज़रा सा वो होता है कि थोड़े से अलग क्वेश्चन करना, ठीक है। क्वेश्चन 1 जो है आपका वो होता है कंपल्सरी। क्वेश्चन 1 क्या होता है? क्वेश्चन 1 है कंपल्सरी। अब आगे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5, इनमें से एनी 2, कोई भी 2 कर सकता है। मतलब सिर्फ क्वेश्चन 1 जो है आपका वो आपका कंपल्सरी है। बाकी क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 में से कोई भी 2 कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं? कोई भी 2। इसके बारे में बात कर लेते हैं अपने कंटेंट में। ये बेसिक्स होते हैं पेपर के, इस पर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। यहाँ पर हिस्ट्री का सिलेबस है वो 3 सेक्शन में बड़ा होता है। सिलेबस आई वो आप लोग सब लिखेंगे, ये सब अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। और आप लोगों को आई वुड सजेस्ट के सिलेबस अभी तो आई वुड सजेस्ट आप लोग अगर जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको तो बात बकवास लगेगी कि सिलेबस याद क्यों करना चाहिए, लेकिन बीइंग इन स्टूडेंट लाइफ मुझे अपना सिलेबस याद हो जाता था साल के एंड तक, और नहीं होता था तो भी मेरे पास एक जगह लिखा हुआ होता था। तो इसीलिए बेसिकली आपका टाइटल पेज बहुत सारे लोग कहते हैं, तो यहाँ बेसिकली आपके टाइटल पेज बन रहा है हिस्ट्री के लिए। तो सेक्शन 1 में बेसिकली आपके पास है मुगल एम्पायर, and this PDF would also be available for you guys inshallah. Mughal Empire and East Indian Company.
अभी सिर्फ सेक्शन 1 बताऊंगा क्योंकि आज हम सेक्शन 1 से ही स्टार्ट करने वाले हैं। फिर आती है आपके पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद आपके पास आ जाता है इस्लामिक स्कॉलर या स्कॉलर्स ऑफ द 19th सेंचुरी या स्कॉलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। फिर आपके पास आ जाते हैं लैंग्वेजेस। और फिर आ जाता है सर सैयद अहमद खान। So basically this is your content for the paper section 1। सेक्शन 1 का कंटेंट आपका ये है। सेक्शन 1 में देखिए आपके पास मुग़ल एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी में मुग़ल एम्पायर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हम अलग से पढ़ेंगे। फिर उसमें हम मुग़ल एम्पायर का डाउनफॉल पढ़े होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या पढ़ेंगे, एक्सपेंशंस पढ़ेंगे और किस तरह से उन्होंने इंडिया पे जो ट्रेडिंग के लिए आए थे उन्होंने किस तरह कब्जा शुरू कर दिया, वो सब हम पढ़ेंगे। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हम क्या पढ़ेंगे, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉजेस, प्लस रिजल्ट और इन सब की जो प्रॉपर रीजंस हैं, रीजन से मुराद क्या है कि कॉजेस क्या थे, रिज़ल्ट जो आया जो कि इंडियंस के लिए बेसिकली फेलियर था, उस फेलियर के रीजंस पढ़ेंगे हम। और इसके बाद इस्लामिक स्कॉलर्स आपके पास सीरीज में 3 दिए हैं। नंबर 1 इज़ हाजी शरीयतुल्लाह, नंबर 2 इज़ सैयद अहमद शहीद बरेलवी, और नंबर 3 इज़ शाह वलीउल्लाह। इस्लामिक स्कॉलर्स के नाम बता दिए उनकी। अच्छा, हाजी शरीयतुल्लाह में और शाह वलीउल्लाह में हम उनके बेटों की भी जो सर्विसेज हैं उनको भी थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि वो भी इसका पार्ट हैं और वो आंसर में लिख सकते हैं। लैंग्वेज में बात करें तो लैंग्वेजेस बेसिकली पाकिस्तानी की लैंग्वेज, पाकिस्तान में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं विच इंक्लूड्स नेशनल लैंग्वेज जो कि उर्दू है, प्लस प्रोविंशियल लैंग्वेज विच आर सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची। एंड पश्तो। तो लैंग्वेज में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या 7 मार्क्स का आता है उर्दू की प्रमोशन का, और 14 मार्क्स का साइड एंगल का। और सर सैयद में सर सैयद में हम सर सैयद का इंट्रो पढ़ेंगे, प्लस उनकी सर्विसेज विच आर पॉलिटिकल फॉर मुस्लिम्स, बेसिकली उनकी एजुकेशनल सर्विसेज, और रिलेशन जो इन्होंने इम्प्रूव करा था। कौन सा रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश,
इस रिलेशन को जो उन्होंने इम्प्रूव करा था उस पर बात होगी। तो मैं आपको पूरा सेक्शन 1 समराइज़ करके बता दिया है कि सेक्शन 1 में ये चीज़ें पढ़नी है, और जब आप लोगों का सिलेबस पूरा हो जाए तो आई रिकमेंड कि आप ये वीडियो का स्टार्टिंग देख लें, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों ने मतलब पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ा। तो बेसिकली ये सब हमें पढ़ा। आज हम इंशाल्लाह मुगल एम्पायर स्टार्ट करते हैं। आई रिकमेंड, obviously I cannot force, but I recommend you guys कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे ताकि आप लोग को बेनिफिट हो। हेडिंग आ रहा है मुगल एम्पायर पे। ईस्ट इंडिया में पढ़ा था क्योंकि मुगल एम्पायर पे सवाल नहीं आता, ईस्ट इंडिया में भी ज़्यादा सवाल आता है। ईस्ट इंडियन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी I will make you guys write a few questions around answers. नंबर 1 सवाल जो है हमारा वो ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी। ये हमारे पास इट वॉज अ ट्रेडिंग कंपनी। रन बाय प्राइवेट मर्चेंट्स। कौन रन करता था इसे? प्राइवेट मर्चेंट्स रन करते थे। उनको परमिशन किसने दी थी इंडिया आने की? उनको परमिशन किसने दी थी ट्रेड करने की? वो जिस भी मुल्क जाए उनको परमिशन दी थी क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने। किसने परमिशन दी थी? क्वीन एलिज़ाबेथ वन। पहले हेडिंग थी वो वॉज बेसिकली वॉज अ ट्रेडिंग कंपनी। क्या थी? ट्रेडिंग कंपनी थी। कौन रन करता है इस ट्रेडिंग कंपनी को? इस ट्रेडिंग कंपनी को रन करते थे प्राइवेट मर्चेंट्स। और उनको परमिशन किसने दी? इनको परमिशन दी क्वीन एलिज़ाबेथ वन से। अगर मेरी बातों को गौर से सुनेंगे तो आई होप कि आप लोग को याद भी होगा। नेक्स्ट हेडिंग इज व्हेन। उनको परमिशन जो मिली थी वो जब क्वीन एलिज़ाबेथ ने उनको जब परमिशन दी तो क्वीन एलिज़ाबेथ ने जिस साल में उन्हें परमिशन दी थी विच वॉज 1680। कौन से एडी में, कौन से साल में उनको परमिशन मिली? उनको परमिशन मिली 1680 में। फिर बात है 1608 की, जब उनका जो शिप थी जो वो लैंड हुई गुजरात में। देखिए हमारे पास इन 1608 शिप लैंडेड इन गुजरात। फिर बात करते हैं 1612 की। 1612 उनको परमिशन मिली बाय प्रिंस खुर्रम। वो बेसिकली प्रिंस थे, प्रिंस पंजाब के गवर्नर थे। क्या थे वो? पंजाब के गवर्नर।
किसने परमिशन दी? उन्होंने 16 और 12 में उन्हें परमिशन मिली प्रिंस खुर्रम से। और प्रिंस खुर्रम कौन थे? प्रिंस खुर्रम थे यहाँ पे गवर्नर ऑफ पंजाब। इसके बारे में बात कर लेते हैं 1615 की, कि 1615 में क्या हुआ। 1615 में जहांगीर ने उन्होंने परमिशन दी, जो कि बेसिकली ये बात दोहराने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत सारों को पता भी होगी, वो वॉज द रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। परमिशन तो मैं ये बात लिखूँगा नहीं अभी। परमिशन बाय जहांगीर क्या परमिशन दी? इस बार हम परमिशन पे बात करेंगे। ट्रेड ऑल ओवर इंडिया। में उनको सिर्फ पंजाब की परमिशन मिली, लेकिन 1615 में उन्हें पूरे इंडिया गेट में ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। उसके बाद वो लोगों ने अपना ट्रेड सब शुरू कर दिया इंडिया में। नेक्स्ट ट्रेडिंग लेकिन वेयर कहाँ से आए? आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, डायरेक्ट इंडिया नहीं आए थे लोग, पहले वेयर ये अपने पास they were given a monopoly in East of Africa। उनको वहाँ मोनोपोली मिली थी, ईस्ट ऑफ अफ्रीका में मोनोपोली मिली, लेकिन वहाँ से होकर चले गए। कहाँ चले गए? लिखे अपने पास लेटर। मोनोपोली बेसिकली मिली, टफ कंपटीशन मिला, तो वहाँ से वो चले गए। कहाँ चले गए? लेटर दे वेंट टू इंडोनेशिया। कहाँ चले गए? इंडोनेशिया चले गए। अब इंडोनेशिया में डच का कंट्रोल था, कंट्रोल बाय डच। डच जो लोग थे उनका कंट्रोल था, और दे फेस्ड अ टफ कंपटीशन फ्रॉम देम। उनको टफ कंपटीशन फेस करा, और क्योंकि डच का जो कंट्रोल था वो वेरी स्ट्रॉन्ग था। जब उन्हें कंपटीशन मिला तो उन्होंने बोला हम यहाँ से जा रहे हैं। कंपटीशन के बाद बेसिकली उन लोगों को डिफीट में मिली, डिफीट इन अ वॉर अगेंस्ट डच। अगर किसी को लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो इसलिए थोड़ा बहुत जब बोर्ड बना रहा हूँ मैं तो जूम इन करके लिखना पड़ता है, तो या तो वो वीडियो पॉज करके लिख ले, या आई ट्राई के मैं लिंक डाल लूँ डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आप लोग रजिस्टर करके ये PDF ले सकते हैं फॉर फ्री। तो ये बात है वेयर। अब वेयर से वो लोग जब फिर से जा रहे थे तो देखिए अपने पास on their way back, जब वो वापस जा रहे थे, ये सॉ इंडिया। जब वो वापस जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड। तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को शॉर्ट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, एकदम डिटेल में नहीं लिखवा रहा। डिटेल वाली PDF भी शायद अवेलेबल हो, तो भी मैं होगा अवेलेबल। तो इंडिया, जब उन्होंने इंडिया देखा तो दे वेंट टू ट्रेड। बेसिकली ट्रेड करने नहीं आए थे, वो अपना
लक चेक करने आए थे कि यहाँ पे उनका लक चलता है कि नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जब उन्हें ईस्ट ऑफ अफ्रीका में हार मिली, जब उन्हें इंडोनेशिया में हार मिली डच से, तो उन्होंने बोला हम इंडिया चेक कर लेते हैं, हो सकता है कामयाब हो गए। देवर कामयाब काफ़ी हद तक। 1940 तक तो कामयाब चल रहे थे। 1940 में बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये लोग ख़त्म हो गए थे। इसके बाद आगे बात आ जाता है वाई, कि वो इंडिया क्यों आए, वजह क्या थी। लक तो ट्रैक करा, लेकिन सिर्फ लक के लिए नहीं आए थे। लक तो जाता तो कहीं और भी चले जाते, चाइना जा सकते थे, किसी और में जा सकते थे। सिर्फ इंडिया ही क्यों आए, इसके पीछे वजह क्या है? तो इसमें सबसे पहले हेडिंग आएगी टू कंडक्ट ट्रेड। टू कंडक्ट ट्रेड। जब वो लोग बेसिकली इंडिया आए, इंग्लैंड वाले, तो इंग्लैंड में आपके पास चली थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंग्लैंड में क्या चली थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चली थी। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में चल रही थी, तो जो रॉ मटेरियल्स थे, हाई डिमांड, जो रॉ मटेरियल की डिमांड थी वो बढ़ गई थी। इस साइन से मुराद हाई है, बढ़ना। हाई डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। तो इंडिया में उनको रॉ मटेरियल सस्ता मिला, ठीक है। हमारे पास चीपर इन इंडिया, इंडिया में उन्हें सस्ता मिला। और उन्हें कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए थे? देखिए हमारे पास थे नीडेड कॉटन, सिल्क, स्पाइस, और जूट। और जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम क्या लिख देते हैं? हम अपने पास आगे लिख देते हैं एक्सेट्रा। अच्छा, इंडिया में सिर्फ गुड्स चीपर नहीं थे, इसके साथ साथ अच्छी क्वालिटी के भी थे। तो नंबर 1 क्या हो गया यहाँ पे? टू कंडक्ट ट्रेड। नंबर 2 लिखते हैं। नंबर 2 रीज़न था, जो कि आई वुड से द मेन रीज़न था, वन ऑफ द मेन रीज़न कह सकते हैं इसे। मेरे पास थे who are attracted by the wealth of Indians। किससे अट्रैक्ट हो गए थे? वो इंडियंस की वेल्थ से अट्रैक्ट हो गए थे।
क्यों, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, उन रीजंस पे बात कर लेते हैं। बेसिकली इंडिया में किसका रूल चल रहा था, मुग़ल का। किसका रूल चल रहा था, मुग़ल का रूल चल रहा था। तो मुग़ल्स के पास ह्यूज जेम कलेक्शन थी, क्या थी, ह्यूज अमाउंट ऑफ जेम कलेक्शन। अकबर जो था, जो कि मुग़ल का रूलर था, मुग़ल एम्पायर का, उसने ट्रेजरी फॉर्म, उसने ट्रेजरी बनाई थी, मुग़ल ट्रेजरी। उसने पहली दफ़ा ट्रेजरी बनाई थी, मतलब इतना सारा हो गया था कि उसने एक सेपरेट ट्रेजरी बनाई फॉर मुग़ल ट्रेजरी। उसके बाद जहांगीर भी तो था आपके पास। was great lover of gems। उनके पास डायमंड की एग्जांपल लिखवा रहा हूँ कौन कौन से जेम्स थे। तो उन लोगों के पास था डायमंड, रूबी, सफ़ायर, गोल्ड एंड एमरल्ड। ये सब उनके पास फेमस थे। उसके बाद इंडियंस को उन्होंने एक नाम दे दिया, इंडियंस को उन्होंने बोला गोल्डन स्पैरो। मतलब इतना मार दिया, बोला इंडियंस गोल्डन स्पैरो। क्या है इंडियंस गोल्डन स्पैरो। हाँ, गोल्डन स्पैरो को हम अगर उस वक्त की हिंदी भाषा लैंग्वेज और हमारी उर्दू लैंग्वेज में, उर्दू ज़बान में, हमारी कौमी ज़बान में देखें, जिसको बोला जाता है सोने की चिड़िया। मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा सोना था। चलो, ये दूसरा रीज़न हो गया। अब तीसरा रीज़न क्या था, और बस आज हम इंशाल्लाह इसको बेसिकली सिर्फ ये चीज़ें करने का एक बैकग्राउंड दे दूँ, तो फिर हम क्लास को एंड करेंगे। नंबर 3 वॉज टू प्रोटेक्ट इंडिया। इंडिया को प्रोटेक्ट करना आया था और दे प्रोटेक्टेड इंडिया। लेकिन इंडिया के लिए उनके सीरियस थ्रेट्स भी फेस हुई इंडियंस को उनकी वजह से, बिकॉज ऑफ दी वर्ल्ड वॉर्स। लेकिन वो आगे जाके टू प्रोटेक्ट इंडिया, इंडिया को प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि आपका जो मुग़ल एम्पायर था वो डिक्लाइन कर रहा था। क्या कर रहा था, डिक्लाइन कर रहा था। मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था। और हमारा अगला टॉपिक भी है मुग़ल एम्पायर का डाउनफॉल, जो कि इसमें हम दूसरी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुग़ल एम्पायर डाउनफॉल कर रहा था तो कुछ कंट्रीज़ थी वो इस बात का एडवांटेज ले रही थी। इस एडवांटेज में जिस कंट्री के एग्जांपल हम ले सकते हैं वो है रशिया। वो इस चीज़ का क्या ले रही थी, एडवांटेज ले रही थी। रशिया इसी से क्या ले रही थी, एडवांटेज ले रही थी। अब जो ब्रिटिश एंटर्ड है and they declared
इंडिया एज देयर क्वांटिटी, मतलब उन्होंने बोला कि इंडिया हमारा है। इसकी वजह से उन्होंने इंडिया को बचाया उन्होंने। अब जो चौथा रीज़न था इस चीज़ का, वो था ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन। अब ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अगर आप याद करें कि 5 से 10 मिनट के पहले ही इसी पेज पे ही हमने एक चीज़ पढ़ी, वेयर। क्या पढ़ी? ये वाली चीज़। तो मैं जूम इन करूँ, ऑरेंज में दो चीज़ें बेसिकली कलरफुल बोर्ड बना है, तो मैं कलर से आपको डिज़ाइन कर सकता हूँ कि जो हमने ये वाली चीज़ पढ़ी जिसमें हमने वेन पे बात करी, तो सॉरी जब हमने वेयर पे बात करी, ग्रीन कलर की बात हो रही है, तो वेयर इंडिया क्यों आया वो? क्योंकि इंडिया उनके लिए एक ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन थी। इंडिया उनके लिए क्या थी? ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन थी। तो आप वेयर वाला पूरा पैराग्राफ उठा के लिख देंगे तो आप लोग को मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए वेयर लिख दिया। लास्ट रीज़न इज टू कम्पीट विद यूरोपियंस। देखिए अपने पास टू compete with Europeans। ये वैसी सी बात है कि इंग्लैंड वॉज अ पार्ट ऑफ यूरोप, और यूरोप में काफ़ी चीज़ें, यूरोपियन स्टेट बना हुआ है, वैसे वैसे चीज़ें। अब तो काफ़ी तरक्की भी कर रहा है वो वाला माशाल्लाह से। पोर्तुगीज जो थे आपके पास, they were the first to have relation with India। They were the first to have relation with India। The Portuguese they had a strong influence on Jahangir। और जो ब्रिटिश थे उनको प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा। तो क्या होता? प्रॉफिटेबल ट्रेड। पेज ख़त्म हो गया, आखिरी बात लिख रहा हूँ इस पॉइंट की, तो इसीलिए ज़रा सा इस तरह से लिख रहा हूँ। आप लोगों को जो PDF मिलेगी वो ऑलरेडी लिखी भी है अभी शायद, या फिर ये वाली होगी, आई डोंट नो, या दोनों होंगी, वो देखते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेड था जब, तो इसमें मुगल्स को बेनिफिट मिला। क्या मिला? बेनिफिट। मैं सेटिंग करूँगा तो उसकी वजह से लोग को ज़्यादा मतलब दिख जाएगा। प्रॉफिटेबल ट्रेड देखा तो हम इससे बेनिफिट लेंगे। क्या लेंगे? बेनिफिट लेंगे। और जब बेनिफिट लेना है तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम इंडिया में रहेंगे। The last reason for our today's class की आखिरी बात होगी हमारी इंशाल्लाह, जो कि है वीक एडमिनिस्ट्रेशन। इसी का फर्दर पॉइंट रहेगा वीक एडमिनिस्ट्रेशन।
इसमें हमारे पास वीक एडमिनिस्ट्रेशन। जल्दी से समअप करता हुआ चलूँगा इस बात को मैं, ताकि बहुत बड़ा ना हो। ऐसे ही ऑलमोस्ट 35+ मिनट्स हो चुके हैं। वीक एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो तो Mughal Empire declined कर रहा था, where many was responsible for it. Rulers fighting among themselves and Asian. तो इसे इसमें हम लिख रहे हैं incompetent rulers। देखिए मेरे पास incompetent rulers और incompetent rulers say they were fighting amongst, sorry for bad writing, अपने आपों में लड़ रहे थे, एक दूसरे से लड़े जा रहे थे। बेसिकली हम पढ़ेंगे एक रीज़न होगा जिसमें वो अपने आप से लड़ रहे थे, जिस पे हम अगली वीडियो पे बात करेंगे। They were fighting amongst themselves and they were fighting among themselves. So the East India Company, EIC right now, they took advantage of this. This was our today's class basically। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अच्छा, अब गाइडलाइन ये है कि आपका जो कॉपी का पहला पेज है उसे आप इसी तरह से लिखें, क्योंकि यहाँ पे अभी हम जो ये वाली जो खाली जगह रह गई है बेसिकली, यहाँ पे हम अपना सेक्शन 2+3 का कंटेंट लिखेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें कैसे रहना है, तो सेक्शन की हेडिंग डालते हुए चलें ईस्ट इंडिया कंपनी, और कलर आप लोग भले एक ही यूज़ करें, 2 यूज़ करें, जितने आप लोग उतने करें। आई वुड सजेस्ट कि पैसे जाने करें कलर से कुछ नहीं होता। मैं तो बेसिकली मेरा ऑप्शन है कलर्स का, तो मैंने यूज़ करा है। So this was our today's class basically, in which we studied who was East India Company and why did they came to India। आई होप आप लोग को सब चीज़ क्लियर होंगी, और अगर क्लियर हैं और अगर आप लोग को लगता है कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है एंड आई होप हो रहा होगा, तो आई विल सजेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें तो अच्छी बात हो जाएगी। और नहीं भी करेंगे तो सिर्फ व्यू करेंगे तो बस वीडियो मसला नहीं है। दिस वाज आवर टुडेज़ क्लास एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाई है। अगर आप उसमें साथ हिस्सा ले सकते हैं बेसिकली एंड सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ डू सपोर्ट और फॉर यूट्यूब कंटेंट इंशाल्लाह होते हैं। और अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना हो हमारी ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। और बस यही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।